Hi everybody. So let's learn another literary terms. It's called hegemony. Now, hegemony is a concept used in cultural and political theory to describe the dominance of one group over the other. What does it mean? It means that हेजमनी का सिंपल मतलब है कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाता है उसी को हेजमनी कहते हैं. ठीक है. और दिस डोमिनेंस इज नॉट मेंटेन थ्रू, कह सकते हैं कि फोर्स अलॉन, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर एक कंसेंट भी होता है ना. तो जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अभी पॉलिटिक्स काफ़ी जोर पे है, इसलिए पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. अब जैसे एनडीए की सरकार, अभी भारत में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के अंदर सबसे मेजॉरिटी अगर किसी को वोट शेयर मिला है तो वो है बीजेपी की सरकार. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एन हेजमनिक पावर ओवर दी अदर स्मॉल पार्टीज. कैसे कि नीतीश कुमार की सरकार को भी उसने मिला के अपनी पार्टी को बनाया है ना. तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से कंसेंट मिला उनको कि भाई मैं कंसेंट देता हूँ कि आप पार्टी को बनाओ. और ये कंसेंट जो है ये बाय फोर्स तो नहीं मिला, बट एक कंसेप्चुअल कि भाई हाँ कि इन रिटर्न यू गिव दिस एंड आई विल गिव यू माई कंसेंट. ऐसे होता है. जैसे कि नीतीश कुमार को अगले इलेक्शन में जीतना है तो उसे लगा कि भाई मैं अगर बीजेपी के साथ हो गया तो मे बी बिहार में और भी ज़्यादा मुझे वोट मिल जाएगा, है ना, जब विधानसभा का चुनाव होगा. तो ये क्या है? ये एक तरह से कंसेंट देना हुआ कि भाई आई एम कंसेंटिंग माई सेल्फ, आई एम गिविंग यू माई वोट ऑफ शेयर, है ना. तो इसी को कहते हैं कंसेंट एंड कोर्जन. कोर्जन बाय फोर्स होता है. जब अब कंसेंट और कोर्जन को समझते. पहले कंसेंट को मैंने समझ लिया, अब कोर्जन को समझते हैं. कोर्जन में क्या होता है कि जब अगली पार्टी या अगला ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो क्या किया जाता है? उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उस ग्रुप को तोड़ दिया जाता है. जैसे बिहार में सरकार को तोड़ा गया, बीजेपी के साथ मिल गया. उसी तरीके से महाराष्ट्र में तोड़ा गया, बीजेपी के साथ मिल गया. तो ये क्या हो गया? जो डोमिनेंस पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, जिसके पास डोमिनेंस है, वो क्या करते हैं? वो बाय फोर्स, है ना, किसी न किसी तरीके से बाय फोर्स आइडियोलॉजी का यूज करते हुए वो क्या करता है? पावर को यूज करता है, अपनी पावर को यूटिलाइज करता है और अपनी सरकार बनाता है ना. तो इसको कहते हैं कोर्जन. तो यहाँ पे क्या है? हेजमनी के अंदर कंसेंट भी है, कोर्जन भी है, कल्चरल लीडरशिप भी है. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय कल्चरल लीडरशिप? अब कल्चरल लीडरशिप कैसी है? इसके अंदर कल्चरल, मोरल, आइडियोलॉजिकल सारे के सारे एस्पेक्ट आएंगे. जैसे बीजेपी का जो कहते हैं एक तरह से मेन प्रोपोनेंट है, वो क्या है? वो सॉफ्ट हिंदुत्व है. बिकॉज ही इनफोर्स सॉफ्ट हिंदुत्व ओवर दी, कह सकते हैं कि ओवर द इंटायर पॉलिटिकल नैरेटिव. जब भी उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है वो हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है ना. जैसे राम मंदिर हो गया या और भी बहुत सारी चीजें हो गई, है ना. तो इसी को कहते हैं कि अपनी इडियोलॉजिकल लीडरशिप होना. जैसे नरेंद्र मोदी का एक अपना इडियोलॉजिकल लीडरशिप है. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका, बिल्कुल इसके अपोजिशन में. एक है ओवैसी. आई बिलीव यू नो ओवैसी. तो ओवैसी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. ठीक है. और इनका एक पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहाद अल मुसलमीन. और इनके वो लीडर हैं और इनके पास पार्लियामेंट मेंबर में एक चेयर भी है इनके पास. तो इन्होंने रिसेंटली जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि जय भीम, और एंड में उन्होंने बोला कि जय फलस्तीन. नाउ अब इसमें बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि वेदर व्हाट ही सेड वाज राइट और रॉन्ग. तो मैं तो ये बोलूँगा कि गलत तो है नहीं. आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देती है कि आप कुछ ही बोल सकते हो, बट अब इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है. लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड, अब इसके थ्रू मैं समझाता हूँ आपको. अब इसके थ्रू क्या है कि इनकी एक अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर है, इनकी एक अपनी आइडियोलॉजिकल हेजमनी है. क्यों है? क्योंकि ओवैसी जो हैं वो अपने आप को, उनको लगता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज व्हाट हिज नैरेटिव वाज, उनको लगता है कि वो पूरी की पूरी जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है उनके वो लीडर हैं. एंड दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारे कैमरे मेरे ऊपर होंगे, है ना, हर कोई मेरी बात सुनेगा. मैं जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकलूंगा तो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब मैं एक तरह से लाइमलाइट में रहूंगा. और शपथ लेते वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते कि डेमोक्रेसी के अंदर ही सेड जय फिलिस्तीन, विच मीन्स ही इज नॉट सिंपली सेइंग कि I am the leader of Indian Muslim community, but also he is trying to portray himself as if
ही इज़ द लीडर ऑफ इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये इसराइल और फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर, मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल वॉर। ऐसे मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने बीपीएससी के बच्चों को, बट अच्छा इसमें मैं कभी और चर्चा करूँगा कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर क्यों है और रिलीजियस वॉर क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा बता ही देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो वॉर चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच, इसराइल के पास बहुत पावर है, तो इसराइल कैन मेक दैट हैपन कि विद इन लेट्स से कपल ऑफ वीक्स वो जीत सकता है, पूरी की पूरी फ़लस्तीन के ऊपर काबू कर सकता है। बट नो, दे आर नॉट डूइंग इट। वो एक्सटेंड कर रहे हैं, जान के एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि जितना लंबा खींचेगा वॉर उतना ज़्यादा नैरेटिव को बिल्ड किया जा सकता है। और ये यूएसए करती है, यूरोप करती है, क्योंकि सारे के सारे जो नैरेटिव बिल्ड करने की टेक्निक्स है वो यूरोप के पास है, स्पेशली अमेरिका के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। तो वो सोचता है कि मैं सुपर पावर में रहूँ, मेरी नैरेटिव मतलब मेरे पास लोग आए, मेरे पास लोग आके कहे कि भाई आप इस वॉर को ख़त्म कर दो, आप इस वॉर को ख़त्म कर दो, है ना। तो एक तरह से देख रहे हो ना, ये हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश है। यहाँ भी आइडियोलॉजिकल हेजमनी है, देख रहे हो यहाँ पे एक तरह से साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल हेजमनी है, जो कि क्या करता है, जो कि यूएस खेलता है। और लोगों को लगता है कि ये तो भाई हिंदू और क्रिश्चियन के बीच, हिंदू और क्या कहते हैं, हिंदू बोल रहा हूँ मैं, ये इस्लाम और यहूदियों के बीच लड़ाई चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ स्मॉलर पिक्चर। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वॉर है, और आज का जो समय है ना वो साइकोलॉजिकल वॉर ही है। आज कोई फिजिकल वॉर जीत के कोई जीतता नहीं है, कोई कंट्री नेशन ग्रेट नहीं बनता। आज कोई रिलीजियस वॉर लड़के कोई कंट्री ग्रेट नहीं बनता है ना। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर के बेसिस पे लोग आजकल ग्रेट बनते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ना, बॉडलियर को द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, या फिर सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, देन यू विल गेट द पिक्चर कि भाई नैरेटिव वॉर किसको कहते हैं, है ना। तो हेजमनी भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिमिलर है। जैसे ओवैसी जी क्या करते हैं, ही नोज, ही इज़ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेते वक्त उसने बोला जय फलस्तीन, विच मीन्स ही इज सपोर्टिंग फलस्तीन, एंड ही इज नॉट सिंपली सपोर्टिंग फलस्तीन। अब वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट वी डोंट नो, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका मैं लीडर हूँ और मैं उसके लिए बातें कर रहा हूँ, मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दिस इज अ नैरेटिव अगेन, दिस इज अ साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि नैरेटिव है, जिसको बोला गया हेजमनी। तो आप हेजमनी कंसर्न से लेते हो, बाय फोर्स भी लेते हो और कंसर्न से भी लेते हो। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लिटरेचर के अंदर, स्पेशली जब हम कल्चर स्टडीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं, जब हम लुई अल्थुजार को और एंटोनियो ग्रेम्ची को साथ बाय साथ पढ़ रहे होते हैं, मतलब साइड बाय साइड पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लुई अल्थुजार जो थे उन्होंने एक टर्म दिया था आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस एंड रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस में क्या होता है कि जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, है ना, मस्जिद हो गए, इन सारे जगह पे अपनी आइडियोलॉजी थोपी जाती है कि भाई यही तुम्हें पढ़ना है, यही तुम्हें जानना है, इतनी ही तुम्हें मतलब इतनी ही जानकारी तुम्हें चाहिए। तो एक अपनी नैरेटिव पुश की जाती है ना, कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसके बेसिस पे हमें कंसेंट मिल जाता है। जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है ना हाई स्कूल्स में, तो एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई मुझे 1 से लेकर 12 के बच्चों को पढ़ाना क्या है ना। तो उससे क्या हो रहा है, ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है, मतलब कि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मतलब कि आपके ऊपर हेजमनी है, किसका, गवर्नमेंट का, सेंटर का हेजमनी है। ठीक है, तो इसमें आइडियोलॉजिकल वॉर है, इसमें आइडियोलॉजिकल हेजमनी है। लेकिन एक तरफ है रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, जिसके अंदर स्टेट आपके पास फोर्स से अप्लाई करती है। जैसे अगर कोई आप सड़क पे बैठ के मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ें बुलंद करते हो, तो उसमें क्या होता है, बाय फोर्स यूज़ किया जाता है, आपको लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, है ना, आपको सड़क पे से भगा दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिप्रेसिव स्टेट, मतलब रिप्रेस यूज़ करना, है ना, रिग्रेशन यूज़ करना। ठीक है, तो ये था लुई अल्थुजार का कॉन्सेप्ट। आई होप आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस भी क्लियर हो गया होगा, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं एंटोनियो ग्राम्ची पे। ग्राम्ची ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था हेजमनी का। और ये जो हेजमनी है, हेजमनी सिर्फ और सिर्फ पावर के रिलेशन को नहीं बता रहा है, बल्कि ये जो पावर है, ये जो डोमिनेंस है ना, अदर ग्रुप्स के ऊपर, वो कोर्जन के बेसिस पे भी है और साथ में सपोर्ट के बेसिस पे है। ठीक है, कंसेंट के बेसिस पे भी है। तो लोग कंसेंट भी दे रहे हैं कि भाई हाँ, आई एम गिविंग यू
ऑल माई अथॉरिटी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपनी नैरेटिव को पुश करने के लिए लोग कंसेंट भी देते हैं, अगर जब कंसेंट नहीं दे पाते हैं तो बाय फोर्स उसे ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं हेजमनी, और ये सारी की सारी गवर्नमेंट करती है, वेदर इट्स बीजेपी गवर्नमेंट, वेदर इट्स कांग्रेस गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है सब के सब इस हेजमनी का यूज करते हैं। अब हेजमनी आप होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ वॉट हेजमनी इज़, दिस इज़ वॉट कल्चरल और फिलोसॉफिकल इडियोलॉजिकल हेजमनी इज़, ठीक है। इसी तरीके से आप छोटे से छोटे घर में भी देख सकते हो, है ना, किसी के फादर, किसी की मदर, किसी की ग्रैंड मदर, है ना, अपनी हेजमनी क्रिएट करती हैं। उसी तरीके से किसी स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा, है ना, किसी कंट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा, या फिर किसी रिलीजियस मतलब इंस्टीट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो सेंट्स होंगे, है ना, उनकी इडियोलॉजी मतलब उनकी जो हेजमनी है वो दिखेगा आपको, है ना। तो इसी को बोलते हैं हेजमनी, ठीक है, इन अ नटसेल। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, and I'll see you in the next one.